ये राष्ट्रगीत बनेगा, ये कहाँ निर्णय हुआ वो आपको दृश्य बता रहा हूँ, वो लोगों को जानने लायक है। तो जब ये बात आई कि इसको संगीतबद्ध करके और लोकप्रिय धुन में नहीं ढाला जा सकता, इसका ऑर्केस्ट्रा नहीं किया जा सकता, तो एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, उनका नाम था पंडित कृष्णा राव। पंडित कृष्णा राव ने, मास्टर कृष्णा राव पंडित थे, उन्होंने इसका बहुत शानदार, ये जो अभी हम जो गाते हैं वो कृष्णा राव की धुन है। उन्होंने हाँ नहीं, ये ओंकारनाथ ठाकुर का है, उन्होंने गाया है। अच्छा, गाया बोल के तो उन्होंने इसको किया और बहुत जद्दोजहद के बाद संविधान सभा में 1949 में उनके ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन करके जब वो नीचे उतरे मंच से, तो पंडित नेहरू ने उनके पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुमने तो अद्भुत काम कर दिया, हमने कल्पना नहीं की थी कि वंदे मातरम का इतना अच्छा ऑर्केस्ट्रा वर्जन आ सकता है। तो उनके बाजू में ही कॉम्पोजिशन आ सकता है। उनके बाजू में ही कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य थे संविधान सभा में, उनका नाम था बापूराव गुप्ते। उन्होंने तपाक से कहा कि पंडित जी, फिर तो ये तय हुआ कि वंदे मातरम अब देश का राष्ट्रगान होगा। वहां पर उन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया और वो कहा कि वंदे मातरम अब राष्ट्रगान नहीं हो सकता, क्योंकि बिना संविधान सभा में किसी चर्चा, किसी उल्लेख के पहले ही राष्ट्रगान की घोषणा गोपनीय धरीन से कर दी गई थी। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं इस बात को मानते हुए इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दे सकता हूँ। ये एक घटना है बहुत महत्वपूर्ण, पुस्तक में उसका उल्लेख है। एक गाडगिल जी हैं, उनकी पुस्तक है वंदे मातरम, उसमें इस पूरे उसका उल्लेख है। यानी ये एक घटना की बात नहीं कह रहा हूँ, हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। जैसे 1906 में जब हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम का गान जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था, उसके ठीक पहले अप्रैल 1906 में बारिसाल में एक कांग्रेस की सभा हुई। कांग्रेस एक बारिसाल एक छोटी सी जगह थी। जब वहां सभा हुई तो अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया था और वहां वंदे मातरम गीत गाने की इतनी उत्कंठा थी युवाओं में कि लाठियां खा खाकर लोग घायल होके बेहोश, एक दो शहीद भी हो गए। बारिसाल की वो बहुत बड़ी घटना है जो वंदे मातरम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसको प्रसिद्धि दिलाया। ये इतनी बर्बर घटना है कि इसकी चर्चा लंदन के संसद में हुई और उसी समय लॉर्ड कर्जन यहाँ से गवर्नर जनरल के रूप में वापस बुला लिए गए। वहाँ पे मिंटो जो थे वो नए सचिव बनकर आए भारत के। उन्होंने कहा कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर प्रतिबंध लगाएं। बारिसाल की घटना ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध उठाने का एक बहुत बड़ा कारण बना और इसीलिए 4 महीने बाद कांग्रेस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, लेकिन वहां उपस्थित जितने कांग्रेस के सदस्य थे उन लोगों ने इतना हंगामा किया तो ये तय हुआ कि हम इसमें वंदे मातरम का गान करेंगे और सरला देवी चौधरानी से कहा गया कि आप वंदे मातरम का गान करिए, लेकिन केवल एक पद गाएंगे। बहुत बड़ी घटना है ये। और वहां उन्होंने पूरा पद गा दिया। यानी इस तरह के इतने दृश्य हैं वंदे मातरम से जुड़े हुए, इतने दृश्य हैं। मैंने जो उसको चिन्हित किया है, कम से कम 30-40 ऐसे दृश्य हैं जिनको लेकर केवल वंदे मातरम पर केंद्रित होकर हम कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। बहुत सुंदर। ये जो सारी चीजें आएंगी उसमें, जी ये घटनाएं आएंगी, ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे लोगों ने गाया, कब कब गाया। अब वंदे मातरम का लेखन और प्रकाशन कैसे हुआ इसकी जानकारी हो सकता है आप लोगों को। एक तो बंग बांधव करके पत्रिका निकलती थी जिसमें बंकिम चंद्र जी काम करते थे। एक ऐसा समाचार उस समाचार पत्र में जा रहा था जो रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र जी को लगा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई इसको हटा दो। तो उसमें एक जगह बन गई। अब वो जगह बन गई तो ये चिंतन हो रहा था कि इस जगह में क्या डाले। तो अचानक जो बंग बांधव के मैनेजर थे वो बंकिम चंद्र जी के टेबल पे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि बंकिम चंद्र जी ने कुछ 12-15 पंक्तियां लिख के रखी हुई हैं।
उसको उठाया उन्होंने कहा कि ये आपने कुछ लीक के रखा हुआ है, हम इसको दे दें क्या? उन्होंने देखा नहीं इसको देने की जरूरत नहीं, बोले नहीं अभी जगह नहीं है, समय भी नहीं है। वो वंदे मातरम का प्रकाशन था, छपते छपते पुरौनी समाचार, 1.5 साल तक उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो जो बंग बांधव के जो संपादक थे उन्होंने बंकिम चंद्र जी के ऊपर में टिप्पणी की कि आप तो कहते थे कि ये जो गीत है ये बहुत उफान करेगा और इससे लहर निकलेगी और ये है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तब उन्होंने उनको कहा था, ये रिकॉर्डेड है, कि ये गीत 20 साल बाद भारत के हर कोने में हर भारतीय की जुबान पर होगा और अंग्रेजों के विरुद्ध में जो संघर्ष शुरू होगा वो इसी वंदे मातरम से निकलेगा, जिसको उन्होंने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा था। ये 2 बार ये चीजें रिकॉर्ड हैं, यानी इस तरह के बहुत सारे दृश्य हमको वंदे मातरम से जुड़े हुए हमको मिलते हैं। और मतलब मैं सब तो नहीं बता सकता, समय की कमी है क्योंकि सबसे बात करनी है। आप जो बता रहे हैं उसको दृश्य में लेने के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता मालूम जी, लेकिन आपको कच्चे में सब लिखना पड़ेगा। वो है। हाँ, भले स्क्रिप्ट में लिखे लेकिन कच्चे में लिखेंगे तब नाटक ये जरूर डालिए। आप देंगे तो नाटक और जब पूरा लिख जाएगा उसको हम लोग बैठ के एक बार रिव्यू कर लेंगे, पेयर रिव्यू कर लेंगे, जो छूटा हुआ है उसको सब जोड़ देंगे। और ये बहुत अच्छी संकल्पना है, इसका मंचन होना चाहिए। और ये ऐतिहासिक दस्तावेज हो रहा है, बैठे हैं देश भर में जा सकता है, देश भर में, और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। अच्छा, संगीत भी जो आज देश में है वो तो बरकरार रहेगा, वो बरकरार रहेगा। हालांकि फिल्मकारों ने, अन्य लोगों ने भी वो किया। और उस दिन जिस दिन मेरा रिव्यू हो रहा था 7 तारीख को, राकेश तिवारी के समूह में लोक धुन में वंदे मातरम को गाया था, जो अंतराल होता है बीच का, उसमें बहुत अच्छा लगा। आपने अभी किसी ने कहा कि लोक धुन, आप ही ने कहा शायद, लोक शैली में भी अपन कर सकते हैं उसको, और उसमें सबका वो भी कर सकते हैं, मिश्रण भी कर सकते हैं, लोग भी उसमें आए, शास्त्र भी आए, सब आए, क्या दिक्कत है? अच्छा है। इसमें ना मामा जो स्मारिका प्रकाशित हुई है ना, हाँ। 1976 में, वो है अपने पास, वो है हमारे पास। उसमें बड़े बड़े संगीतकारों के संगीतबद्ध किए 7 रचनाएं हैं। आपको दिखाया था मैं भी, आपको स्वरलिपि मैंने आपको दिखाई। तो हम एक ही नाटक में एक ही धुन नहीं, अलग अलग जैसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने भी धुन बनाई, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी धुन बनाई, लता जी ने जो गाया है वो भी एक धुन है। वो तो मूल अच्छा है, सबसे बेस्ट वही है। हाँ। सबसे सुंदर गुण है ना वो गुड है, वही है देखा जाए तो। बाकी तो आर.आर. रहमान ने भी गाया, कई लोग ने भी यार वगैरह सब बाद में उन्होंने किया है। ये तो बात की फिल्मी है। शास्त्रीय जो संगीतबद्ध है वो भी 7 तरह से हुई है। वाह वाह, तो हम एक ही नाटक में उसी वंदे मातरम के कई तरह से उतने रंग आएंगे उसमें, बहुत बढ़िया, जीवंत होगा भाई, जीवंत होगा। आप लोग सब यहाँ तो कृति लोग बैठे हुए हैं। तो बस 2 ही निवेदन था कि मैं आपके सामने ये बता सकूं कि वंदे मातरम को थीम में रख, केंद्र में रखकर भी हम एक नाट्य लेखन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं और उसकी भावनाएं पारित हुआ ये। और दूसरा, आज की बैठक बुलाने का उद्देश्य था कि पिछले वर्ष हम लोगों ने केवल स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ एक बैठक की और हमने 7 स्क्रिप्ट तैयार करवाए थे। नहीं, दूसरे विषय की। उसमें आप भी थे, पूंजवारी भी, आप भी शायद थे, राकेश भैया भी थे। लेकिन जब वो मंचन के स्तर पर आया ना, तो सारे निर्देशकों ने कहा कि ये स्क्रिप्ट हमारे मंचन की दृष्टि से नहीं है। तो उसमें से लगभग 6 स्क्रिप्ट खारिज हो गए। तो आज हमारी बैठक बुलाने का उद्देश्य है कि हमारे साथ नाट्यकार, रंगकर्मी भी हैं और लेखक भी हैं। तो हम आपस में समन्वय करके किस प्रकार वंदे मातरम और आनंद मठ को केंद्र में रखते हुए कोई हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, दोनों भाषा में कर सकते हैं। बस इतना कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
बढ़िया।